नमस्ते दोस्तों, मेरे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, और वह है समय। हम अक्सर यह शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। क्या आपने कभी खुद से या दूसरों से यह कहा है कि काश मेरे पास दिन में थोड़े और घंटे होते? काश मेरे पास समय होता तो मैं वो किताब पढ़ लेता, वो नई भाषा सीख लेता, या अपनी उस हॉबी को पूरा कर लेता। हम सभी अक्सर समय की कमी की शिकायत करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो बस काम करने, खाने और सोने में ही निकल जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम अर्नोल्ड बेनेट की मशहूर किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे यानी दिन के 24 घंटों में कैसे जिएं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कोई आम टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को सही मायनों में जीने की कला है। इस किताब की शुरुआत में ही लेखक एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि अखबारों में अक्सर हमें ऐसे लेख पढ़ने को मिलते हैं जिनमें बताया जाता है कि एक तय आमदनी में अपना घर कैसे चलाएं, और लोग उन पर खूब चर्चा भी करते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि अपने 24 घंटों के बजट में अपनी जिंदगी कैसे जिएं। लोग कहते हैं कि समय ही पैसा है, लेकिन असल में यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास समय है तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही क्यों न हो, क्या आप अपनी सारी दौलत देकर भी एक बीता हुआ मिनट वापस खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, समय का मिलना किसी रोजमर्रा के चमत्कार से कम नहीं है। आप सुबह उठते हैं और चमत्कार देखिए, आपकी जेब में पूरे 24 घंटे डाल दिए जाते हैं। यह 24 घंटे पूरी तरह से आपके हैं। यह दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। कोई इसे चुरा नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि किसी को आपसे ज्यादा समय मिलता हो या किसी को आपसे कम। समय की दुनिया में एक बहुत ही आदर्श लोकतंत्र है। यहां अमीर और गरीब दोनों बराबर हैं। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस भी दिन में 24 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं पा सकता। और मजे की बात देखिए, समय बर्बाद करने पर कोई सजा भी नहीं मिलती। आप अपना आज का समय चाहे जितना बर्बाद कर लें, कल आपको फिर से पूरे 24 घंटे मिल जाएंगे। कोई भगवान आकर यह नहीं कहेगा कि यह इंसान मूर्ख है, इसे समय देना बंद करो। और एक और बात, आप समय को एडवांस में खर्च नहीं कर सकते। आप कल का समय आज खर्च नहीं कर सकते। कुदरत ने कल का समय कल के लिए ही बचा कर रखा है न यह एक अद्भुत चमत्कार? आपको हर दिन इन्हीं 24 घंटों के साथ जीना है। इन्हीं घंटों में आपको अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना सुकून, अपना नाम और अपनी आत्मा का विकास करना है। इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। हमारी खुशियां इसी बात पर निर्भर करती हैं। पैसे की कमी होने पर इंसान ज्यादा मेहनत करके और पैसे कमा सकता है, लेकिन समय के मामले में ऐसा नहीं है। हमारी समय की सप्लाई बहुत ही सख्त तरीके से सीमित है। हम में से कौन है जो सच में अपने 24 घंटे पूरी तरह से जीता है? हम में से ऐसा कौन है जिसे यह नहीं लगता कि जब थोड़ा और समय मिलेगा तब मैं वो जरूरी काम करूंगा?
दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि हमें कभी भी कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलने वाला है। हमारे पास जो है बस यही है। इसी सच्चाई को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हम अपना समय आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यह सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन हम तो अपने 24 घंटे जी ही रहे हैं, हम अपने काम भी कर रहे हैं, इसमें मुश्किल क्या है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष के साए में जीते हैं। यह असंतोष एक भूत की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है। आप थिएटर में कोई नाटक देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन तभी दो दृश्यों के बीच वह भूत आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुमने अपनी जवानी का क्या किया और अब तुम क्या कर रहे हो। यह एहसास हमें हमेशा परेशान करता है कि हम अपनी जिंदगी में वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमें अपनी रोजी रोटी कमाने के अलावा भी कुछ और करना चाहिए, माना कि अपने परिवार का पेट पालना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी एक बहुत बड़ा काम है और इसे पूरा करना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम यह सब कर लेते हैं तब भी हमारी आत्मा शांत नहीं होती। वह कुछ और चाहती है। वह कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना चाहती है। इंसान के अंदर जानने की यह प्यास हमेशा रहती है। कुछ लोग इस प्यास को बुझाने के लिए साहित्य की तरफ जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ साहित्य ही ज्ञान का इकलौता रास्ता नहीं है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आत्मा को सुकून दे सकती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कोई ऐसा जादुई तरीका बता दीजिए जिससे यह सारा असंतोष दूर हो जाए और जिंदगी एकदम सही रास्ते पर आ जाए। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कोई आसान तरीका या कोई जादू की छड़ी नहीं है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल और उबड़-खाबड़ है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको बहुत धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ एक टाइम टेबल बना लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आपको शुरुआत में कई बार निराशा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह मेहनत ही तो जिंदगी का असली मजा है। जो इंसान कोशिश करता है, संघर्ष करता है, वही तो खुद को बेहतर बना पाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि शुरुआत कैसे करें, तो मेरा जवाब होगा कि बस शुरू कर दीजिए। पानी में तैरना सीखना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में एक बात का ध्यान जरूर रखें, अपने जोश पर थोड़ा काबू रखें। अक्सर हम शुरुआत में इतने जोश में आ जाते हैं कि एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने की सोचने लगते हैं। हम बहुत सारा काम अपने सिर पर ले लेते हैं और फिर जब हम उसे पूरा नहीं कर पाते तो निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि शुरुआत बहुत ही छोटी करें, इतनी छोटी कि आपको लगे कि यह तो बहुत आसान है। एक छोटी सी सफलता आपको बहुत आत्मविश्वास देगी। अब आइए हम एक आम इंसान की दिनचर्या का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान सुबह ऑफिस जाता है और शाम को घर लौटता है। वह अपने काम के घंटों को अपनी जिंदगी का मुख्य हिस्सा मानता है और काम से पहले या बाद के समय को बस यूं ही गुजार देता है। वह सोचता है कि उसकी असली जिंदगी तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही है। यह सोच पूरी तरह से गलत है।
अगर आप अपने काम के 8 घंटों को ही अपनी जिंदगी मानते हैं और बाकी के 16 घंटों को कोई अहमियत नहीं देते, तो आप कभी भी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। आपको यह सोचना चाहिए कि शाम 6 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक के जो 16 घंटे हैं, वे आपके अपने हैं। उन 16 घंटों में आप किसी के गुलाम नहीं हैं। उन घंटों में आपको अपनी आत्मा, अपने दिमाग और अपने शरीर का विकास करना है। अब आप कहेंगे कि अगर मैं अपनी सारी ऊर्जा उन 16 घंटों में लगा दूंगा तो मेरे काम के 8 घंटों का क्या होगा? क्या मैं थक नहीं जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि आपका दिमाग कभी नहीं थकता। दिमाग को सिर्फ बदलाव की जरूरत होती है। अगर आप दिन भर ऑफिस का काम करते हैं, तो शाम को कोई दिमागी कसरत या कोई नई चीज सीखने से आपका दिमाग थकेगा नहीं, बल्कि तरोताजा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हम अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखते हैं, आपका दिमाग एकदम सुस्त हो जाता है। आप बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करते हैं और उस समय आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। आप अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद होने देते हैं। फिर आप ट्रेन में बैठते हैं और अखबार पढ़ने लगते हैं। आप अखबार की हर छोटी बड़ी खबर, यहां तक कि विज्ञापन भी पढ़ने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको कुछ सोचना न पड़े। आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अखबार का सहारा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि सुबह सुबह ट्रेन में अखबार पढ़ना आपके समय का सही इस्तेमाल है? बिल्कुल नहीं। अखबार पढ़ने के लिए आप दिन में कोई और समय निकाल सकते हैं। सुबह के उस कीमती समय को, जो करीब 45 मिनट का होता है, आप किसी अच्छे विचार पर ध्यान केंद्रित करने में लगा सकते हैं। इसके बाद आप ऑफिस पहुंचते हैं और फिर शाम को घर लौटते हैं। जब आप घर आते हैं तो आप कहते हैं कि आप बहुत थक गए हैं। आप सोफे पर गिर जाते हैं, चाय पीते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, शायद थोड़ा गिटार बजा लें या कोई किताब के पन्ने पलट लें। और देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं और आप सोने चले जाते हैं। क्या आप सच में इतने थक गए थे? जरा याद कीजिए उस दिन को जब आपको शाम को कोई फिल्म देखने या थिएटर जाना था। तब तो आप घर आते ही फटाफट तैयार होकर निकल गए थे। तब आपकी थकान कहाँ चली गई थी? थिएटर में तो आपने पूरे 4 घंटे बिताए और आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। इसका मतलब है कि आप असल में थके हुए नहीं थे। बस आपका कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए मेरी पहली सलाह यह है कि शाम को घर आने के बाद खुद से यह कहना बंद कर दें कि आप थक गए हैं। शाम के समय का सही इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन शाम को सिर्फ 1.5 घंटा किसी खास काम के लिए निकालें। यह 1.5 घंटा आपके लिए पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। इस समय में आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग की कसरत हो। इन 3 दिनों के अलावा बाकी के शाम के समय को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिता सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि दिमाग की कसरत कैसे की जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने दिमाग पर काबू पाना। हमारा दिमाग एक चंचल बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है। जब आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं,
तो उस रास्ते में अपने दिमाग को किसी एक विषय पर केंद्रित करने की कोशिश करें। शुरुआत में आपका दिमाग बार बार भटकेगा। आप उसे वापस खींच कर लाएं। आपको एक ही सफर में शायद 40 बार अपने दिमाग को वापस लाना पड़े। लेकिन निराश न हो। धीरे धीरे आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा। याद रखें, एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ध्यान किस चीज पर केंद्रित करें। आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी उपयोगी विषय पर सोचें। उदाहरण के लिए, आप किसी महान दार्शनिक की कही हुई बात पर विचार कर सकते हैं। आप मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेटस जैसे विचारकों की किताबों का कोई छोटा सा हिस्सा पढ़ लें और फिर रास्ते भर उसी पर गहराई से विचार करें। आप शायद इन पुराने दार्शनिकों के नाम सुनकर हंसे, लेकिन यकीन मानिए, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एकाग्रता के अभ्यास के बाद अगला कदम है सोचना। हम में से ज्यादातर लोग सच में सोचते ही नहीं हैं। हम अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में विचार ही नहीं करते। हम अक्सर भावनाओं में बहकर काम करते हैं, तर्क से नहीं। अगर हम रोज कुछ समय निकालकर अपने ही व्यवहार का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। मान लीजिए कि आपके रसोइये ने खाना खराब बना दिया। आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इससे न तो खाना ठीक होगा और न ही आपका मूड। इसके बजाय अगर आप तर्क से काम लें, तो आप समझेंगे कि गलती किसी से भी हो सकती है। आप शांति से उसे समझा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी अपनी मानसिक शांति बनी रहेगी। इसलिए आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। इसके लिए आप शाम को ऑफिस से लौटते समय का उपयोग कर सकते हैं। उस समय आप खुद से पूछें कि आज आपने क्या किया, क्या सही था और क्या गलत। अब बात करते हैं शाम के उन 1.5 घंटों की, जो हमने हफ्ते में 3 दिन निकालने का फैसला किया है। उन 1.5 घंटों में क्या किया जाए? कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें साहित्य पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, ज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है। आप कला के बारे में जान सकते हैं। क्या आप संगीत सुनना पसंद करते हैं? आप कहेंगे कि मुझे तो कोई वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। कोई बात नहीं, संगीत का आनंद लेने के लिए उसे बजाना आना जरूरी नहीं है। आप संगीत की बारीकियों को समझ सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि एक सिम्फनी कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं और उनका क्या काम होता है। जब आप इन चीजों को समझकर संगीत सुनेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। आप सिर्फ एक श्रोता नहीं रहेंगे, बल्कि आप उस संगीत को महसूस करने लगेंगे। अगर आपको संगीत भी पसंद नहीं है, तो आप चित्रकला या वास्तुकला के बारे में पढ़ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि एक अच्छी पेंटिंग को कैसे देखा जाता है। और अगर आप कला के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया को ही अपना विषय बना सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो आप यह अध्ययन कर सकते हैं कि घरों की कीमतें क्यों बढ़ती घटती हैं। आप कारण और प्रभाव के नियम को समझ सकते हैं। यह नियम पूरी दुनिया पर लागू होता है। जब आप इस नियम को समझ लेते हैं, तो आपको हर चीज में एक तार्किक संबंध नजर आने लगता है। तब आपको किसी बात पर अकारण गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है।
अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तो मेरी सलाह है कि आप अपने उस 1.5 घंटे के समय में कोई आसान सा उपन्यास न पढ़े। उपन्यास पढ़ना तो पानी के बहाव के साथ बहने जैसा है, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती। दिमाग की कसरत के लिए आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर करें। कविताएं इसका सबसे अच्छा माध्यम हैं। कविताएं पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से चुनौती देता है। अगर आपको कविताएं पसंद नहीं हैं, तो आप इतिहास या दर्शन शास्त्र की कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। आप किसी एक विषय को चुनें और उस पर गहराई से अध्ययन करें। इससे आपको एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि सिर्फ किताबें पढ़ते न जाएं, बल्कि जो पढ़े उस पर विचार भी करें। अगर आप 45 मिनट पढ़ते हैं, तो बाकी के 45 मिनट उस पर गहराई से सोचें। अंत में मैं आपको उन कुछ खतरों के बारे में आगाह करना चाहता हूं जो इस रास्ते पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहला और बड़ा खतरा है कि कहीं आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझने लगें। जब आप समय का सही इस्तेमाल करने लगेंगे और ज्ञान अर्जित करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आपको लगे कि बाकी सब लोग मूर्ख हैं जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा अहंकार आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपका यह कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। दूसरा खतरा यह है कि आप अपने बनाए हुए टाइम टेबल के गुलाम न बन जाएं। आपका कार्यक्रम आपकी भलाई के लिए है, न कि आपको कैदी बनाने के लिए। अगर किसी दिन आप अपने कार्यक्रम का पालन नहीं कर पाते हैं, तो खुद को कोसे नहीं। कभी कभी थोड़ा लचीलापन भी जरूरी होता है। तीसरा खतरा है जल्दबाजी करना। यह मत सोचिए कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख लेंगे। आराम से चलें। और सबसे बड़ा खतरा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वह है शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेना। अगर आप पहले ही दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी ही थक कर हार मान लेंगे। इसलिए शुरुआत धीमी करें, लेकिन लगातार करें। जब आप कोई काम शुरू करें, तो उसे पूरा जरूर करें, चाहे वह कितना भी उबाऊ क्यों न लगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, समय एक ऐसा खजाना है जो हम सबके पास बराबर मात्रा में है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे भी अपनी आत्मा और दिमाग के विकास के लिए निकाल लें, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। हम सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि हम सही मायनों में जीना शुरू कर देंगे। तो आज से ही, बल्कि अभी से ही अपने समय की कदर करना शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और आप देखेंगे कि कैसे यह 24 घंटे आपके लिए एक नया जादू बुनने लगेंगे। आप जो भी विषय चुनें, चाहे वह संगीत हो, साहित्य हो, इतिहास हो या फिर आत्मचिंतन, बस उसमें पूरी ईमानदारी से डूब जाएं। आपके पास हर दिन एक नया मौका होता है, एक नई शुरुआत करने का। इसलिए कल का इंतजार न करें। आज के इस पल को जिएं और अपने समय को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्नोल्ड बेनेट के ये विचार आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।